This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। लीज का टॉपिक बच्चे हम पढ़ रहे थे। लीज के टॉपिक में बच्चे हमने सबसे पहले लेसी की वर्किंग समझी, फिर उसके बाद बच्चे हमने लेसर, लेसी की वर्किंग में बच्चे अभी तक जो बातें हम लोग पढ़ चुके मैं वो बातें आपको बताने वाला हूं। बच्चे लेसी के केस में हमने एक जनरल वर्किंग समझी थी, जिसमें लेसी राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड किया करता था और साथ ही साथ लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करता था। लेसर के केस में हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। एक लीज हमने पढ़ी पहली फाइनेंस लीज और दूसरी लीज बच्चे हमने समझी ऑपरेटिंग लीज। एक ऐसी लीज जिसमें सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम लेसर टू लेसी, फाइनेंस लीज, और जिसमें सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम लेसर टू लेसी, ऑपरेटिंग लीज। फिर फाइनेंस लीज में बच्चे हमने फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सिंपल लेसर, डीलर एंड मैन्युफैक्चरर लेसर। आज से हम लेसी की एक्सेप्शन पढ़ने वाले, इसे कहते हैं रिकॉग्निशन एग्जम्पशन। रिकॉग्निशन एग्जम्पशन रिकॉग्निशन एग्जम्पशन सिंपल वर्किंग है, लेसी के लिए है, याद रखिएगा। क्या ये सिंपल वर्किंग। किया क्या जाता है इसके अंदर? इसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, ROU एसेट्स को
ना ही बचे लीज लायबिलिटी। बात समझ में आई? इसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता राइट ऑफ यूज एसेट। जो हम सबसे पहले एंट्री पोस्ट क्या किया करते थे, राइट ऑफ यूज एसेट को डेबिट किया करते थे और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट किया करते थे। फिर जैसे जैसे इंटरेस्ट एक्रू होता था वो लीज लायबिलिटी में ऐड कर दिया करते थे, और जैसे पेमेंट होती थी लीज लायबिलिटी को डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर दिया करते थे। रिकॉग्निशन एग्जम्पशन में हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। फिर करेंगे क्या बचे हम इसके अंदर? इसके अंदर बचे हम सिंपली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। सिंपली क्या कर देंगे? एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। और एक्सपेंस किसको? लीज इंस्टॉलमेंट को सिंपली एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। किन बेसिस पे? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, जैसे हमने कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग लीज में पढ़ा। और अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन बेसिस के अलावा कोई और सिस्टमैटिक बेसिस हुई तो आप उस पर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एग्जाम में मैंने आपसे पहले भी कहा था, रिक्वेस्ट की थी आपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करना है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। हाँ, एग्जामिनर कोई और स्पेसिफाई कर दे आपको कि ये बेसिस ज्यादा बेहतर है तो फिर आप वो बेसिस करेंगे। ठीक है जी बच्चे, तो सिस्टमैटिक बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस ही एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ये बच्चे बात क्लियर हो गई? आपने राइट ऑफ यूज एसेट भी रिकॉर्ड नहीं करना, मींस टू से आपने एसेट कैपिटलाइज नहीं करना है किताबों में, ना ही आपने लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। बल्कि जैसे जैसे आप लीज इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहे हैं आपने वो एक्सपेंस रिकॉर्ड करनी है। और ये याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, जैसे लेसर के केस में लेसर ऑपरेटिंग लीज में इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ पे आप एक्सपेंस को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म। और उसका एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और रिवीजन लेवल क्वेश्चन हमने कल डिस्कस भी किया था। ठीक है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, अब ये एक्सेप्शन कितने केसेस में मौजूद है जी? दो सर तरह की हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद, ये एक्सेप्शंस। जी बच्चे, मुझे आपकी आवाज आई है, क्या कहा आपने? पूछे। सर इसका मतलब है लेसी जो है फिर डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं करेगा राइट ऑफ एसेट के ऊपर? जी बिल्कुल, जब एसेट ही रिकॉर्ड नहीं गया तो डेप्रिसिएशन पॉसिबल ही नहीं, एक्सेप्शन है। अच्छा जी बच्चे, इसमें दो हैं। एक है बच्चे शॉर्ट टर्म लीज, और दूसरी है बच्चे लो वैल्यू एसेट। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? आप लोगों के साथ जो मैंने अभी तक डिस्कशन की, पहले मैंने आप लोगों के सामने प्लान डिस्कस किया जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। लेसी के केस में हमने जनरल वर्किंग समझी जिसमें हम हर लीज में राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड किया। लेसर के केस में हमने दो तरह की लीज पढ़ी, एक फाइनेंस और दूसरी ऑपरेटिंग। और फाइनेंस में भी सिंपल लेसर और डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर की वर्किंग और उसकी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अच्छे तरीके से समझे। और फिर ऑपरेटिंग लीज में भी ये कॉन्सेप्ट हमने समझा।
और इनके पास पेपर्स के क्वेश्चंस की भी खूब प्रैक्टिस की। लेसी के केस में एक रिकॉग्निशन एग्जम्पशन है जो अभी तक हमारी रहती है, और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जब हम बाकी तमाम टॉपिक्स पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को एंड पे कवर करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। रिकॉग्निशन एग्जम्पशन क्या है? IFRS 16 कहता है कि आप लेसी के लिए ऑप्शन है, ये वो इलेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो करेगा। हाँ, अगर वो ये ऑप्शन अवेल करना चाहता है वो कर सकता है। एग्जम्पशन क्या है? सिंपल वर्किंग कर ले। सिंपल वर्किंग क्या? रिकॉग्नाइज ना करे राइट ऑफ यूज एसेट, लीज लायबिलिटी भी ना रिकॉर्ड करे, बल्कि लीज इंस्टॉलमेंट को ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म एक्सपेंस आउट करता जाए, और उसकी बेसिस क्या होंगी? स्ट्रेट लाइन बेसिस, या उससे अच्छा कोई सिस्टमैटिक बेस मौजूद हुआ तो तब वो यूज कीजिएगा। इस एक्सेप्शन में दो तरह की है, दो तरह से लीज डिवाइड होती है। एक है शॉर्ट टर्म लीज, जो लीज पीरियड पे डिपेंड करती है, लीज टू लीज वेरी करेगी। और लो वैल्यू एसेट स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड है कि ये एसेट की लीज लो वैल्यू एसेट लीज है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म लीज क्या है? स्पेसिफिक लीज टू लीज, और ये लीज पीरियड पे डिपेंड करती है। लो वैल्यू एसेट स्पेसिफिक एसेट से रिलेटेड है, इस एसेट की लीज लो वैल्यू लीज हो सकती है, इस एसेट की लीज लो वैल्यू लीज होती है। लेकिन कुछ एसेट्स के बारे में नाम लेके स्टैंडर्ड ने कह दिया, याद रखना इस एसेट की लीज लो वैल्यू लीज नहीं होगी। हमें अभी इन बातों को समझना। मुझे बताइएगा, यहां तक मैं आप लोगों को बात समझा पाया हूं? आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? मैं शॉर्ट टर्म लीज से बात अपनी शुरू करना चाहूंगा। करूं शुरू? जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। यस सर, क्लियर है। जी बच्चे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टर्म लीज होती क्या है? एक ऐसी लीज एक ऐसी लीज एट कमेंसमेंट डेट कमेंसमेंट डेट पे उसकी मुद्दत, लीज टर्म 12 मंथ की हो, 12 माह की हो, या उससे कम मुद्दत हो। और एक बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इस डेफिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे मिस कर जाते हैं, इसमें परचेज ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी लीज जो कमेंसमेंट डेट पे जिसकी मुद्दत 12 माह या उससे कम हो, और उसमें परचेज ऑप्शन अवेलेबल लेसी के पास नहीं होनी चाहिए, ऐसी लीज को शॉर्ट टर्म लीज कहते हैं। ठीक है जी बच्चे, तो शॉर्ट टर्म लीज क्या हुई? एक ऐसी लीज जो एट कमेंसमेंट डेट जिसकी मुद्दत लीज टर्म 12 माह या उससे कम होगा, और लेसी के पास ऑप्शन नहीं है, वो नो परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो लीज आपकी कहलाएगी बच्चे शॉर्ट टर्म लीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? जी बच्चे, इसके एक एग्जांपल है, पहले हम वो एग्जांपल जरा समझते हैं। बल्कि एग्जांपल को समझने से पहले आप जरा शॉर्ट टर्म लीज की डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताइएगा, आपको शॉर्ट टर्म लीज की और रिकॉग्निशन एग्जम्पशन की बात समझ में आई है? जरा पढ़ लें इसको। ये वर्ड है लेसी मे
जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर लेसी चाहता है तो वो रिकॉग्निशन एग्जम्पशन के की तरह मतलब फॉलो करते हुए अपनी किताबों के अंदर लीज को ऐसे रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है ना बच्चे, तो ये ऑप्शन है उसके, ये ऑप्शनल है। जल्दी से बच्चे पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा। यस सर, क्लियर है। बच्चे अगर मुझे आप 2 मिनट दे दें, मैं वर्ड की फाइल ओपन करूं, उसमें यह है कि मैं लिख भी सकूंगा, इसमें मैं लिख नहीं पाऊंगा, अगर मुझे मिल जाए तो। चलें जी, कोई बात नहीं, अब हमें यहीं से डिस्कस करना होगा। चलें करते हैं जी डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने एग्जांपल है। एबीसी लिमिटेड, एबीसी एंटर इनटू 8 ईयर लीज। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, जो कल बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी ना, आपको आज एहसास होगा ये टॉपिक सबसे एंड पे करवाने की रीजन क्या थी। एबीसी एंटर्स इनटू 8 ईयर लीज। कितने साल की लीज है? 8 साल। पहली बात, लीज टर्म 12 माह या उससे कम होनी चाहिए, 8 साल है। लेकिन अभी आप आगे पढ़ें तो सही, आपको बात तब समझ में आएगी। मशीन की लीज है जिसको मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और ये मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स किसके बनने हैं? प्लेन के बनने हैं। That it expects to remain popular with consumers, जो कंज्यूमर्स में बहुत ज्यादा फेमस रहेगी, until it completes development and testing of an improved model, जब तक ये करने लेती अपनी टेस्टिंग और डेवलपमेंट इंप्रूव मॉडल की। The cost to install the machine in DEF manufacturing facility is not significant. इस मशीन को आपको अपनी कंपनी में इंस्टॉल करने के लिए कोई ज्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंकर नहीं करनी पड़ती। इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसकी सिग्निफिकेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है। ABC and DEF each have the right to terminate the lease. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो मैं अंडरलाइन करके बताता आपको। एबीसी एंड डीईएफ दोनों के पास ये राइट है कि वो लीज को कैंसिल कर सकते हैं। याद करें, लीज टर्म में हमने कहा था नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है। यहाँ पे लीज कैंसिल हो रही है, अब कैंसिल किस डेट पे हो रही है? उस डेट तक की मुद्दत को हम लीज टर्म कह देंगे। हाँ, हम नॉन कैंसिलेबल समझ भी सकते हैं, अगर कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल होने के बाद जितना भी लेसर का नुकसान होगा वो लेसी बियर करे। ठीक है ना बच्चे, वो भी आपको याद होगी, हमने वो फाइनेंस लीज की कंडीशन पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे पढ़ के देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है एबीसी एंड डीईएफ ईच हैव अ राइट, दोनों के पास हक है, टू टर्मिनेट, कैंसिल कर दें लीज को विदाउट अ पेनल्टी, पेनल्टी भी कोई नहीं देनी पड़ेगी, और ऑन ईच एनिवर्सरी, हर 1 साल के बाद। जैसे ही साल की मुद्दत होगी आपके पास हक होगा, आप लीज कैंसिल करना चाहते हो कर सकते हो। फिर अगले साल के बाद आपके पास हक होगा, कैंसिल करना चाहते हो कर सकते हो। अब मुझे बताएं, जब आपके पास हक आ गया, आप लीज कैंसिल कर सकते हो, तो वो तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड होता है लीज टर्म। तो जब तक आप लीज कैंसिल नहीं कर सकते हो, वो पीरियड कितना है? सर 1 ईयर। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। ये क्या है जी? 1 ईयर। अब मुझे बताएं, 1 ईयर की अगर लीज हो तो वो कौन सी लीज होती है? सर वो शॉर्ट टर्म लीज होती है। शाबाश, पढ़ लें बाकी पार्ट, बाकी पार्ट सर सॉल्यूशन है। जी सर जी, लीज टर्म की डेफिनेशन में ये भी तो था कि अगर उनके पास ऑप्शन है वो टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये सर्टेन है कि वो
ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो लेकिन सर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं है। रेडिली सर्टन भी होना चाहिए, रेडिली सर्टन भी होना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है? उन्होंने कहा है कि जब तक इम्प्रूव ये मॉडल डिजाइन नहीं हो जाता तब तक वो शायद आगे कंटिन्यू ना करे, तो वो सर्टन नहीं है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है। तो सर अगर इसे ऐसे भी अज्यूम किया जा सकता है कि ये सर्टन है कि वो टर्मिनेट नहीं करेंगे। अज्यूम किसी साउंड बेसिस पे होता है, हमें कोई साउंड बेस नहीं दी यहाँ, अजम्पशन ऐसे नहीं ले ली जाती। अजम्पशन के लिए साउंड बेसिस, जैसे हम कल क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें साउंड बेसिस मौजूद थी, फिर हमने अज्यूम किया था। यहाँ पे कोई ऐसी साउंड बेसिस मौजूद नहीं, पेनल्टी भी कोई नहीं है। इसके अलावा 1 साल के बाद आप लीज को कैंसिल भी कर सकते हो। इम्प्रूव मॉडल अभी तक बना भी नहीं हुआ, तो जब तक मॉडल नहीं बनेगा आप फेमस भी उस तरह से नहीं रह पाएंगे, आप लीज को कंटिन्यू भी नहीं करें। और इसके अलावा इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इनसिग्निफिकेंट है, करना चाहते हो कर लो, बाद में दोबारा फिर इंस्टॉल कर सकते हो। हर्डल्स भी नहीं ना आपके रास्ते में, तो कुछ साउंड बेस नहीं है आपके पास जिसकी बेस पे आप ये कहें कि वो इसको रिन्यू करेगा। सर्टन नहीं है आपके। बेहतर असम्पशन यही बन रही है कि लीज कैंसिल हो जाएगी साल भर के बाद, तो फिर हमें नॉन कैंसिलेबल पीरियड लेना चाहिए। नॉन कैंसिलेबल पीरियड का मतलब है साल भर से ज्यादा नहीं यूज करेंगे। पढ़ें जरा, एक दफा रीडिंग करें इसकी जल्दी से। जी बच्चे, आपने रीडिंग कर ली इसकी? मुस्तजाब साहब का सवाल आया हुआ है। मुस्तजाब सर, ठीक हो गया जी मुस्तजाब साहब। जी मुस्तजाब साहब। जी बच्चे, एग्जाम्पल 3 आपको क्लियर हो गई है बच्चे? यस सर क्लियर है। चले जी बच्चे, ये तो आप लोगों को शॉर्ट टर्म लीज की बात समझ में आ गई। अब हम अगला कॉन्सेप्ट बच्चे डिस्कस करने वाले हैं लो वैल्यू एसेट का। हसनैन शहबाज साहब, बच्चे मैं कर दूंगा, बस कुछ मसरूफियत के बाइस मैं नहीं कर पाया। मैं इंशाल्लाह आज जब मैं फ्री हुआ मैं जरूर कर दूंगा, क्योंकि इस क्लास ये शायद मुझे क्लास के फौरन बाद की कमिटमेंट है। उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुआ मैं आपको कर दूंगा। जी बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे लो वैल्यू एसेट। ठीक है जी बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट हम क्या डिस्कस करने वाले? लो वैल्यू। अब लो वैल्यू एसेट, आपने लो वैल्यू एसेट के बारे में डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करना? जिसकी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो, कम हो। अच्छा, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनसिग्निफिकेंट वैल्यू लेनी है न्यू एसेट की। न्यू एसेट की वैल्यू लेनी है, ना कि सेकंड हैंड एसेट की वैल्यू लेनी है। पुराने एसेट की वैल्यू नहीं लेनी। लेट्स सपोज आप कोई पुराना एसेट ही क्यों ना खरीद रहे हो, क्यों लीज पे क्यों ना ले रहे हो,
बट आपने ये फैसला करते हुए कि ये एसेट लो वैल्यू एसेट है या नहीं है, आपने उस एसेट की वैल्यू नए एसेट की वैल्यू ही कंसीडर करनी है, सेकंड हैंड एसेट की वैल्यू। लेट्स सपोज उसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बच्चे आप पुराना लैपटॉप एक ले रहे हो, अब वो पुराना लैपटॉप थिंकपैड P5 एक वर्क स्टेशन मशीन है, P50 एक वर्क स्टेशन मशीन है जो कि जस्ट लाइक सर्वर होते हैं ना, सर्वर जो सर्वर पड़े होते हैं जो पूरे का पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को मैनेज कर रहे होते हैं, उनके लिए जस्ट लाइक होस्ट का काम कर रहे होते हैं, ये वर्क स्टेशन मशीन है। अब वो मेन सर्वर के तौर पे यूज होती है। अब उसके नए की कीमत हम अज्यूम कर लेते हैं कि नया एसेट को 3 लाख रुपए के करीब, आपको बाजार से हफीज सेंटर से वो 125,000 का मिल रहा है, या किसी लेसर से आप लीज करवा रहे हो तो वो लीज में आपको वो एसेट 150,000 तक का मिल जाएगा। अब आपने ये डिसाइड करते हुए कि ये लो वैल्यू एसेट है या नहीं है, आपने मार्केट में आपके लिए ये नया एसेट अवेलेबल है 300,000 का, आपको सेकंड हैंड मिल रहा है 150,000 का, बट डिसाइड करने के लिए आपने उसके नए एसेट की वैल्यू कंसीडर करनी है, चाहे आप सेकंड हैंड ही क्यों नहीं दे रहे। तो आपने कितनी वैल्यू कंसीडर करनी है, 300,000 या 150,000? बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश, बिल्कुल सही, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब इसकी एग्जांपल्स, ये स्पेसिफिकली लो वैल्यू एसेट है ना, ये लो वैल्यू एसेट बच्चे जो सेकंड हैंड है ना, सेकंड हैंड है वो आपको कम कीमत पे भी मिल जाते हैं। तो फिर उस बेसिस के ऊपर लोग ये ना हो कि आप हर एसेट को लो वैल्यू एसेट बना के और आप उसकी शॉर्ट और रिकॉग्निशन एग्जम्पशन में चले जाएं और राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड ना करें। तो स्टैंडर्ड ने स्पेसिफाई कर दिया कि किस नेचर के एसेट जो होंगे वो लो वैल्यू एसेट में आएंगे, और एग्जांपल खुद कोट की है स्टैंडर्ड ने। उसकी एग्जांपल्स बच्चे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी बच्चे, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स पीसीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर, एटसेट्रा। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, मोबाइल फोन्स। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, लो वैल्यू एसेट्स। अच्छा, स्टैंडर्ड ने अब एक एसेट का स्पेसिफाई कर दिया खुद से कि ये लो वैल्यू एसेट नहीं है, कह दिया कार जो होती है ना इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट। कार लो वैल्यू एसेट नहीं है। क्या आप कहते हैं जी गाड़ी लो वैल्यू एसेट में आ रही है? क्यों लो वैल्यू एसेट में आ रही है? क्योंकि वो डायरेक्टली ऑपरेशनल एक्टिविटी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रही, तो हम कह देते हैं वो लो वैल्यू एसेट है। ऐसा भी नहीं कर, ठीक है जी बच्चे। तो स्टैंडर्ड ने खुद से स्पेसिफाई कर दिया, मेंशन कर दिया कि गाड़ी को आपने लो वैल्यू एसेट नहीं बना। किन एसेट्स को बना सकते हो? स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर्स को, टेलीफोन्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को,
इनको आप कंसीडर कर सकते हो लो वैल्यू एसेट, लेकिन आपने गाड़ी को लो वैल्यू एसेट कंसीडर नहीं। ठीक है जी बच्चे जी। इसकी बच्चे अब एग्जाम्पल, इसकी भी रीडिंग कीजिएगा बच्चे। ये एग्जाम्पल 4 मैं आपके साथ पढ़ता हूं, जरा इसको गौर से सुन लीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एज इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल, सिर्फ मैं व्हीकल लिख देता हूं आपकी कंफ्यूजन, या मैं साइड पे व्हीकल भी लिख देता हूं। वर्ड व्हीकल ही यूज हुआ है, मैंने बोलने में शायद व्हीकल बोला है और लिखने में कार कर दिया है। तो आप बच्चे कोई भी व्हीकल है वो लो वैल्यू एसेट में क्लासिफाई नहीं होगी। A is in the pharmaceutical manufacturing and distribution industry and has the following leases. Lease of real estate, both office building and warehouse. Lease of office furniture. Lease of company cars, both for sale, personals and for senior management, and of varying quality, specification and value. Lease of trucks and vans used for delivery. Lease of IT equipment such as laptops. अब बच्चे आप इसमें से बताएं कौन कौन सी लीजेस लो वैल्यू एसेट में हम रिकॉग्निशन एग्जम्पशन के थ्रू क्लासिफाई कर सकते हैं। सर लीज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड लीज ऑफ आईटी। शाबाश शाबाश, पढ़ लीजिएगा, फर्दर जितना भी आगे एक्सप्लेनेशन है खुद से पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। देखे ना, ऑफिस बिल्डिंग और वेयर हाउस तो हो ही नहीं सकता, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती नहीं है उनकी। इसके अलावा गाड़ियों के बारे में, व्हीकल्स के बारे में प्रॉपरली वैसे स्पेसिफाई कर दिया गया। तो आप पढ़ लीजिएगा, सिर्फ हमारे पास दो ही, एक लीज ऑफ ऑफिस फर्नीचर स्मॉल ऑफिस इक्विपमेंट्स, और लीज ऑफ आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स। सर क्लियर है।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्लियर है? जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सर पढ़नी है और इसकी एंट्री भी पढ़नी है। जी बच्चे, मुझे आपकी ना आवाज नहीं आ सर रही। सर पूछना ये था कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी वैल्यू जी सिग्निफिकेंट और कौन सी इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर आईटी की बात करें तो सर उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। जी तहजीब बच्चे, क्या मुझे दोबारा बताइए कि आप क्या पूछ रहे हैं बच्चे? सर ये पूछ रहा था मैं वो लो वैल्यू एसिड के बारे में कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एसिड की वैल्यू सिग्निफिकेंट है और कौन से एसिड की इनसिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल में सर देखो तहजीब बच्चे, जब हम लैपटॉप्स की फाइनेंशियल बात करें। स्टेटमेंट बनाते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हम मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो बाकी क्लास ऑफ एसेट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जितने भी बाकी नॉन करंट एसेट के नेचर के एसेट्स हैं, उनके मुकाबले में इस एसेट की वैल्यू सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा IAS 1, उसमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में इलेबोरेट करूंगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो हम एक्सपेंसेस के केस में भी देख रहे होते हैं, ना सिर्फ इस केस में, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि कौन सी आइटम्स मटेरियल है, कौन सी आइटम्स इमटेरियल है। तो फिर हमें इस बेसिस पे ये डिसाइड करना होता है कि ये एसेट्स बाकी एसेट्स की निस्बत क्या ये मटेरियल है या इमटेरियल है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। अब इसके साथ साथ एक और भी पॉइंट हो सकता है, क्या ये एसेट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, इस चीज को भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है ना बच्चे? और यस बच्चे सर। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लीजिएगा। हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट को भी और लीज लायबिलिटी को भी। अच्छा, अब हमें रेंटल को या इंस्टॉलमेंट को सेग्रीगेट भी नहीं करना, ना ही प्रिंसिपल में ना ही इंटरेस्ट में, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया हमने इसमें लीज इंस्टॉलमेंट को एक्सपेंस आउट कर देना ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म और ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, लीज रेंटल को, लीज इंस्टॉलमेंट को एक्सपेंस करना है ओवर द पीरियड ऑफ लीज टर्म ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस और अदर सिस्टमैटिक बेसिस। अभी हमने पढ़ा। अच्छा जी बच्चे, अगर लीज इंस्टॉलमेंट को हमें एक्सपेंस आउट करना है, हमें बाइफरकेट ही नहीं करना इंटरेस्ट में और प्रिंसिपल में, तो क्या आया हमें लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत है इस सिचुएशन में? बिल्कुल उसी तरह से ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपके साथ ऑपरेटिंग लीज में भी डिस्कस किया हो, यहाँ पे हमें अगेन लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे। ठीक हो गया ना बच्चे? तो ये बेसिस हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, लीज रेंटल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बेसिस में हो सकता है कि अमाउंट कुछ कम या ज्यादा हो जाए, तो फिर उस सिचुएशन में वैसे ही जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था, रेंट एक्सपेंस, और अगर हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया हुआ तो वो हमारा करंट एसेट होगा, तो हम कहेंगे रेंट पेड इन एडवांस और क्रेडिट करेंगे बैंक को। इसके ऑपोजिट, अगर हम रेंट एक्सपेंस की अमाउंट हमने ज्यादा चार्ज करनी है और पेमेंट हम कम अमाउंट की कर रहे हैं, तो बाकी रेंट पेबल का बैलेंस हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, और रेंट पेबल भी क्रेडिट कर देंगे बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है? पता क्या बच्चे, मुझे ना सिस्टम में वॉइस प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कभी आवाज आ जाती है कभी नहीं आती। बाज औकात बच्चे कहते हैं कि हमने आपसे सवाल पूछना चाहा तो आपने जवाब नहीं दिया। मैं अल्लाह माफ फरमाए ऐसा नहीं करता हूँ, मुझे आवाज आ जाए तो मैं उसी वक्त उसको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। अगर आप में से किसी बच्चे को मैं नहीं दे पाता हूँ रिस्पॉन्स, तो आप मुझे काइंडली टाइप करके ना मैसेज लास्ट में पूछ लिया करें। ठीक है ना बच्चे? जी बच्चे, हो गया जी बच्चे, यहाँ पे क्लियर? एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें इसके। ठीक हो गया जी बच्चे।
ये एग्जाम्पल है। A entity entered into lease on January 1st 2016। एक एंटिटी है A, वो एंटर हुई है लीज में जनवरी 1st 2016, 12 माह की मुद्दत के लिए। अब यहीं तक रुक के मुझे बताइएगा कौन सी लीज है। शॉर्ट एक टर्म ऐसी लीज। लीज जिसका लीज टर्म 12 माह या उससे कम हो और इसमें परचेज ऑप्शन भी ना हो। शाबाश, तहजीबुर रहमान साहब ने बिल्कुल जवाब दिया जी, बाकी बच्चों ने भी दिया है जी बच्चे। छोटी लीज जी, शॉर्ट टर्म लीज, बिल्कुल ठीक हो गया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा जी बच्चे, डिटेल ऑफ लीज आर एज फॉलोज। लीज की डिटेल इस तरह से, पेमेंट आर मेड मंथली एंड एट एंड ऑफ ईच मंथ। मंथली है और हर महीने के एंड पे होगी। फर्स्ट 6 month payments will be rupees 2000 and further payments will be rupees 3000. Cost of the asset rupees 250,000. अच्छा बच्चे, अब आपने जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है। मैं 1 से 2 माह की एंट्रीज आपको पोस्ट करके बताऊंगा, इसकी कैलकुलेशन समझाऊंगा, बाकी काम आपका अपना है। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों। सबसे पहली, फर्स्ट 6 months, पहले 6 माह कितने पैसे पे करने हैं? 2000 रुपया। इसको मल्टीप्लाई करें 6 से, टोटल कितने पैसे आपने पे करने हैं? 12,000 रुपया। अच्छा बच्चे, सेकंड या लास्ट 6 months, इसमें कितने पैसे पे करने हैं? 3000, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 18,000। टोटल अमाउंट बच्चे बताइएगा कितनी अमाउंट बनती है? 30,000। शाबाश। अच्छा बच्चे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है बच्चे? 12। रेंट एक्सपेंस पर मंथ, बच्चे कैलकुलेट करके मुझे बताते हैं, रेंट 2500 एक्सपेंस पर मंथ कितनी अमाउंट बन रही है? सर 2500 बन रही। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर बच्चे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, अब मैं सिर्फ आप लोगों को एक फर्स्ट मंथ की और एक 7th मंथ की एंट्री बता देता हूं, बाकी आप खुद से कीजिएगा। अज्यूम कर रहा हूं 1 जनवरी 2020 की डेट। अच्छा बच्चे, रेंट एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड करना है आपने? सॉरी, पेमेंट हो रही है एट द एंड ऑफ द मंथ, 31 जनवरी, 2500। अच्छा बच्चे, अब साथ ही साथ आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? पहले 6 महीने तो 2000 रुपए की पेमेंट करनी है, और रिमेनिंग रेंट पेबल बच्चे 500। ठीक हो गया ना? वो पर मंथ एंट्रीज का पूछा गया है, तो फिर आपको पर मंथ रिकॉर्डिंग करके उसे बताना पड़ेगा। अच्छा, ठीक हो गई बच्चे बात? अच्छा जी, इसके बाद बच्चे मैं आपके सामने 31 जुलाई की एक एंट्री पोस्ट करने लगा हूं। बिल्कुल 6 मंथ तक यही एंट्री पोस्ट होगी। उसके बाद रेंट एक्सपेंस 2500, पेमेंट बच्चे हो रही है 3000, और रेंट पेबल 500 से अगले 6 माह तक ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? अच्छा बच्चे,
एंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को, सिंपल है क्योंकि आपने ऑपरेटिंग लीज का काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अब आपको इंशाल्लाह इसमें दिक्कत नहीं होगी। सर रेंट पेएबल की जगह बिल्कुल रेंट इन एडवांस लिख तहजीबुर रहमान बिल्कुल सही पूछा। जैसे मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ इस सिचुएशन को, तहजीब अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी। अगर हम कह दें पहले 6 महीने 3,000 रुपया पे करना है और अगले 6 महीने 2,000 रुपया पे करना है, सिचुएशन बदल जाएगी ना। रेंट एक्सपेंस 2500 से और रेंट पेड इन एडवांस या प्री पेड रेंट 500 से और बैंक क्रेडिट होगा 3000 से। तहजीब बच्चे बात समझा पाए हो? समीउल्लाह आपको भी बात समझ में आ गई है? अगर सिचुएशन बदल जाए, पहले 6 महीने 3,000 रुपया, अगले 6 महीने 2,000 रुपया, तो फिर उसकी एंट्री ये बन जाएगी। समझ आ गई ना? तो किसी भी सिचुएशन की आपसे एंट्री पूछे, आपके लिए अब इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और उसका बच्चे एक्सट्रैक्ट। और आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक स्पेसिफिक डेट पे एज एट, जो भी डेट होगी ईयर एंड की वो। अच्छा, आपने पहले क्या दिया था कि ये तो रिकॉग्निशन एग्जम्पशन है, इसमें नाम राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड करेंगे, ना ही लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। तो फिर इसमें दो ही बातें बन सकती हैं, या तो करंट एसेट में फिगर आ सकती है रेंट पेड इन एडवांस, शाबाश। और दूसरी तहजीबुर रहमान साहब ने कहा है जी, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है रेंट पेबल की। इन दोनों में से कोई एक फिगर रिपोर्ट होगी। बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा बच्चे, इसी तरह से मुझे बताइएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। रेंट एक्सपेंस। बिल्कुल ठीक, और कोई इंफॉर्मेशन? बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। और ये फॉर द ईयर एंडेड है। जी बच्चे, ठीक हो गया जी बच्चे। और इसमें सिर्फ एक ही फिगर, और वो क्या है बच्चे? रेंट एक्सपेंस। नहीं, टोटल फिगर पूरे साल की लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं ये पूरे साल का ही था, तो वो पूरा साल रिपोर्टिंग पीरियड से मुतालिक ही है, तो वो टोटल फिगर 30,000 बन जानी है। ठीक है ना? और उस केस में एट द एंड बैलेंस जीरो हो जाना था, ना ही रेंट पेएबल था, ना ही रेंट इन पेड इन एडवांस आनी थी फिगर। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे? जी, मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया हुआ, अभी तक एग्जामिनर ने, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, शॉर्ट टर्म लीज का कॉन्सेप्ट एग्जामिनर ने लॉन्ग क्वेश्चन में अभी तक टेस्ट नहीं किया। बच्चे सिलेबस इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ बड़ी उम्मीद है कि सिलेबस हम टाइम पे मुकम्मल कर देंगे। कोई एक दो दिन का हो सकता है, कुछ ज्यादा लग जाए या कम हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इंशाल्लाह। वैसे ही आपकी रिवीजन क्लास मैंने स्टार्ट कर देनी है मिड ऑफ जून तक, तो मिड ऑफ जून तक हमारी पेस जो है वो एक नॉर्मल पेस रहेगी। मिड ऑफ जून के बाद पेस मैं तेज नहीं करूंगा, लेकिन हमारी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ क्लासेस हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी,
हम नंबर ऑफ क्लासेस अपनी बढ़ा देंगे और उसका मैं एक प्लान भी बनाऊंगा आपके लिए, मुश्किल नहीं बिल्कुल भी, इंशाल्लाह मैं पेश आने देता हूँ, आप लोग बिल्कुल भी इस चीज से परेशान हो। अच्छा बच्चे, एक एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाता हूँ, उसके बाद फिर हमारी क्लास आज यहीं पे मुकम्मल हो जाएगी। कुछ 1 से 2 एमसीक्यूज जी इंशाल्लाह, अल्लाह के यहाँ उम्मीद है बच्चे 7 तारीख से मुझे जो सर इंफॉर्मेशन मिली हुई है 7 तारीख की ही है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर करे जी। सर एमसीक्यू नंबर 6 और एमसीक्यू नंबर 23 सर ये नहीं हो पा रहा था कल। ठीक है, मैं कर देता, कोई मसला है, जो आप मुझे बताते जाएंगे मैं करता जाऊंगा। सिर्फ पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज, आप लोगों के पास 3 से 4 मिनट है, जल्दी कीजिएगा, बाकी दोनों एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करूँ, ठीक है, ये भी सॉल्व करवाऊंगा, ये जरा जल्दी से कीजिए, पहले आप करें मैं भी सॉल्व करूंगा आपको। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मैं नहीं सॉल्व करूंगा, मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा, लेकिन सर आप ये जरा कोशिश कीजिए। क्वेश्चन शो पहले आप, करवा दें सर। ये मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई है ना ये फाइल एमसीक्यूज की, बिल्कुल की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं जी, ठीक हो गया जी बच्चे, ये कीजिएगा जी एमसीक्यूज, ये आपके सामने जल्दी से। शो नहीं हो रहा नहीं सर शो नहीं हो रहा। जी, अब हो रहा है, यस सर अब हो गया। ठीक है, कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1।
जी बच्चे, मैं अब आप लोगों के साथ सॉल्व करने वाला हूं। बच्चे अब जरा तवज्जो कीजिएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th सितंबर 2014 एक एंटिटी लीज के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई। उसने 2 लीज की ट्रांजैक्शंस। पहली ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर 2013 को उसने पेमेंट की 900,000 की, बीइंग द फर्स्ट ऑफ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ये पहली इंस्टॉलमेंट है जो कि उसने 5 इंस्टॉलमेंट्स करनी थी, उनमें से। The lease had implicit rate 10%. Present value of the total lease payment 3752879। ठीक है जी बच्चे। और साथ ही साथ बच्चे जनवरी 1 2014 पे एंटिटी मेड अ पेमेंट 180,000 फॉर 1 year लीज ऑफ एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। ये जी पेमेंट हो गई। और कब की है जी? 1 जनवरी 2014 को। और ईयर एंड बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईयर एंड है 30th सितंबर 2014। अच्छा अब बच्चे पहला काम, आपको कुछ आइटम्स कैलकुलेट करनी है। आपसे सवाल क्या पूछा है? व्हाट अमाउंट इन टोटल वुड बी चार्ज्ड इन एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपने एंटिटी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट, कितनी अमाउंट चार्ज करनी, वो बतानी। ठीक है जी। अच्छा बच्चे, पहली डेप्रिसिएशन की अमाउंट चार्ज होती है, फाइनेंस कॉस्ट की अमाउंट चार्ज होगी। अच्छा, और दूसरी लीज, ये तो लीज है ही, शॉर्ट टर्म लीज है, तो इसका रेंट एक्सपेंस चार्ज करना। अब फिगर 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं। पहली डेप्रिसिएशन की फिगर तो सिंपल है, ये राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड होगा 3752879। लीज टर्म 5 इयर्स है, 5 इयर्स को बेस बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक पूरा साल बन रहा है। अगर पूरा साल बन रहा है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिगर बता दीजिए। सर 75057 अच्छा बच्चे, अब इंटरेस्ट, ये एडवांस का केस है। 900,000 आपने प्रिंसिपल पे कर दिया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर ये थी। तो पहली अमाउंट पे सारे का सारा तो प्रिंसिपल होता है, इसमें तो इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा। आपने क्या करना है, अगर इसका शेड्यूल बनाना चाहते हो, वैसे जरूरत तो नहीं है, अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले डेट, फिर उसके बाद बच्चे ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग बैलेंस। बच्चे पेमेंट हो रही है फर्स्ट अक्टूबर, बल्कि 30th सितंबर है, 1 अक्टूबर 2013। 1 अक्टूबर 2013 3752879। इंस्टॉलमेंट बच्चे पे हो रही है 900,000। इंटरेस्ट की अमाउंट 0, सारी की सारी अमाउंट ही प्रिंसिपल की है 900,000। क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा बच्चे। सर 2852। जी बच्चे, बैलेंस नहीं बताया आपने मुझे। टू 852,879। और बच्चे इंस्टॉलमेंट वो 900,000 की है। आपको सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, इस पे इंटरेस्ट का रेट अप्लाई करते हैं 10% है, ये फिगर होगी 285288। ये हम राउंड ऑफ कर रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक हो गया 285288। और रेंट एक्सपेंस की अमाउंट बच्चे 180,000 डिवाइडेड बाय 12 माह मल्टीप्लाई बाय, बच्चे आपको कैलकुलेट कितना करना है, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक। कितने मंथ बन रहे हैं? 9 मंथ। जी बच्चे 135,000 मुझे बच्चों ने आंसर बताया है। इसका टोटल कर लीजिएगा
कितनी अमाउंट बनती है? 1170,864 सी ऑप्शन। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी बच्चे। इसके बाद बच्चे कौन सा क्वेश्चन आपने कहा समीउल्ला? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने आपको स्किप करवा दिया होगा। सर क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। 6 अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करना, वो क्वेश्चन हम IAS 8 के बाद सॉल्व करेंगे। जी बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर अंसारी इज अ कार डीलर। डीलर की बात कर रहा है, कार डीलर है। कार्स आर सोल्ड बोथ ऑन कैश एंड फाइनेंस लीज। कार को बेचा जाता है कैश पे भी और फाइनेंस लीज पे भी। ही हैज बीन सेलिंग अ कार, वो कार को सेल कर रहा है फॉलोइंग टर्म्स पे। फेयर वैल्यू है 5 मिलियन। एनुअल लीज रेंटल इन एरियर्स एट द एंड पे करने हमने 1646,199। मार्केट वैल्यू है 12% पर एनम और लीज टर्म है 4 इयर्स। लीज की मुद्दत कितनी है? 4 इयर्स। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल्स रेवेन्यू? सेल्स रेवेन्यू में क्या इंपैक्ट आएगा और फाइनेंस इनकम में अगर एनुअल लीज रेंटल इज इंक्रीज टू 1.8 मिलियन एंड ऑल अदर आइटम्स रिमेन द सेम? बाकी तमाम आइटम सेम रहे तो आपने बताना है किस में इफेक्ट आएगा। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन सेल्स रेवेन्यू? सेल्स रेवेन्यू में क्या इंपैक्ट आ जाएगा? ठीक है जी बच्चे। अगर एनुअल लीज रेंटल इंक्रीज कर जाए 1.8 मिलियन से और बाकी तमाम फिगर्स सेम रहे। जी बच्चे बतानी है कौन सी ऑप्शन अप्लाई होगी। बच्चे मैं आसान करता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करो। बड़ी आसान करता हूं बात आप लोगों के लिए, करें जरा कैलकुलेट। 1.8 मिलियन एट द एंड पेमेंट होनी है ना, बाकी चीज तो कोई चेंज नहीं हो रही। 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 ओवर 0.12। कैलकुलेट करके बच्चे बता दें मुझे क्या आंसर। 5467228। इन दोनों में से लोअर ऑफ कौन सी है? फेयर वैल्यू सर। रेवेन्यू इस पे रिकॉर्ड होगा या इस पे? 5 मिलियन पे सर। जी तो सेल्स रेवेन्यू में कोई चेंज आया? नहीं सर, शेयर है। ठीक हो गया जी, वही रहा। अच्छा अब दूसरी बात, आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर बढ़ गई है। जब ये फिगर बढ़ गई है तो फाइनेंस इनकम लेसर के लिए नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ेगी ना? जी बच्चे दोनों बातें बिल्कुल आपके सामने मैं कंपैरिजन करवा देता हूं। आपने बिल्कुल भी ना परेशान नहीं होना, ये आपके सामने कंपैरिजन करवाता हूं। अगर मुझे ऑप्शन मिल जाए एक जहां पे मैं इजीली कंपैरिजन, ये इजीली कंपैरिजन हो सकता है। एक एक मैं टेबल में पहला पहला कॉलम मुकम्मल करूंगा सिर्फ। ठीक है जी। ईयर 1 में पहला ओपनिंग बैलेंस क्या है?
अब इसके केस में भी हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, तो करें जरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इसके केस में भी कैलकुलेट करें। 1646199 1 minus 1.12 raised to power minus 4 over 0.12, इसकी भी फिगर कैलकुलेट करते हैं। इसकी सर 5 मिलियन। जी बिल्कुल ठीक है जी, इसके अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन है जी, राउंडिंग ऑफ की वजह से हम 5 मिलियन ले रहे हैं, ठीक है जी भाई। तो इसका मतलब है सेल्स रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बता दिया। अच्छा जी, पहली सिचुएशन फर्स्ट वन, मैं इसको बेस बनाने लगा हूं, इसको बेस बनाने वाला। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आपकी फिगर है 5467228, ये फिगर है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट आपने कितनी पे करनी है? इस केस में आपने इंस्टॉलमेंट 1.8 मिलियन की पे करनी है। सूद की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करें 12%, 5467228 का 12%। जी बच्चे 656067। अच्छा बच्चे, प्रिंसिपल की अमाउंट 1143933, क्लोजिंग बैलेंस 5467228 माइनस आंसर बच्चे 4323295। अच्छा देखें, सिर्फ ये अभी मैं दो बातें बताऊंगा आपको, पहली बात मैंने समझा दी, ये देखें अब इस सिचुएशन में बच्चे 5 मिलियन है और रेंटल बचे 1646199 पे करना है, और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट की अमाउंट बचे 5 की पास 6.12 600। मुझे बताएं फाइनेंस इनकम बढ़ नहीं गई? 656, यहाँ पे 600,000 बढ़ नहीं गई? बढ़ गई है ना? अच्छा, एक और सिचुएशन, एक और तरीके से भी प्रूव करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। आपको पता है कि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं कैसे? 1646199 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, करें मल्टीप्लाई 1646199 मल्टीप्लाई बाय 4, 6584796। जज़ाकल्लाह तहजीबुर रहमान। अच्छा बच्चे, अब नेट इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट कर दिया, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करते हैं 6584796 माइनस नेट इन्वेस्टमेंट के अमाउंट बचे ये 1646199 की सिचुएशन में 5 मिलियन बन रही है। तो बच्चे इस सिचुएशन में अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 1584796, ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन में जब आप 1.8 मिलियन पे कर रहे हैं तो 1.8 मिलियन की सिचुएशन में मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, क्या फिगर? 1.8 की मल्टीप्लाई करना है आपने 7.2 मिलियन, बिल्कुल ठीक होगा जी, शाबाश। तो अब बच्चे आप अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करें। अब अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे कैलकुलेट होगा? 7.2 मिलियन, इसमें से बच्चे आपने लेस कर देना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर 5467228। तो अब मुझे बताएं फाइनेंस इनकम की अमाउंट बढ़ नहीं गई? यस सर, बढ़ गई फाइनेंस। अच्छा, अब आपको बात समझ में आ गई है ना, कौन सी ऑप्शन है? सेल्स रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं आया और फाइनेंस।
आप इस तरह से कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी है वो अमाउंट बढ़ गई, इस वजह से वो इंक्रीज कर दी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ना था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अच्छा, पहले की सिचुएशन में अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फेयर वैल्यू से कम होता और दूसरी की सिचुएशन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट बढ़ जाता तो सेल रेवेन्यू से चेंज हो जाना था, तो आपको कैलकुलेट लाजमी करना पड़ना था, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करके ही आपने आंसर बताना है उसका। जी बच्चे, हो जाएंगे बाकी क्वेश्चन, अपना ख्याल रखिएगा। लीज का टॉपिक, जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 दिखा दूं मैं? बिल्कुल दिखा देता हूँ, मुझे 1 मिनट सिर्फ। सर एमसीक्यूज नंबर 9 भी कर दीजिएगा। एमसीक्यूज नंबर रिपीट कीजिएगा। सर एमसीक्यूज नंबर 9। 9, मैं 1 मिनट सिर्फ ये बच्चे को ना, बच्चे ने कहा क्वेश्चन नंबर 1 शो करवा दे, मैंने उन्हें शो करवाया, फिर उसके बाद शो करवाया। जी बच्चे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। एमसीक्यूज नंबर 9। जी बच्चे, IFRS 16 lease permits certain asset to be exempt from recognition treatment। ये recognition exemption की बात की है कि आप राइट ऑफ यूज एसेट को रिकॉग्नाइज ना करो, इसकी एग्जम्पशन मिल जाती है आपको। Which of the following leases of assets leased to an entity would not be permitted to be exempted? किन एसेट्स के लिए आपको इजाजत नहीं है कि आप ये रिकॉग्निशन एग्जम्पशन अप्लाई कर सकते? जी बच्चे, अब आपने ये बताना, ये आंसर आपसे। व्हीकल विद कॉस्ट रुपीज 900,000 लीज फॉर 9 months। Which of the following leases of assets leased to an entity would not be permitted to be exempt? के इजाजत नहीं है कि आप exempt आप कर सको। चार्ली ऑप्शन। Vehicle with original cost 900,000, current market value 45,000, lease for 24 months, बिल्कुल इजाजत नहीं है, सही कहा। An item of furniture, ये बिल्कुल किया जा सकता है। टेलीफोन सिस्टम कॉस्ट ऑफ रुपीज 45,000, जी बिल्कुल किया जा सकता है, यही ऑप्शन। कोई एतराज करना चाहे बच्चे, आप मुझसे एतराज करेंगे, आप मुझे कहेंगे जी व्हीकल तो लो वैल्यू एसेट होता ही नहीं है, हम लो वैल्यू एसेट इसको बना ही नहीं रहे, यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म लीज है, लेस देन 9 months। तो शॉर्ट टर्म लीज में तो कोई ऐसी एग्जम्पशन है ही नहीं है, शॉर्ट टर्म लीज में सॉरी ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है। उसने तो कोई डिफाइन नहीं किया ना कि इस एसेट को आप शॉर्ट टर्म लीज नहीं बना सकते, वो लो वैल्यू एसेट ने कहा हुआ है कि आप व्हीकल को लो वैल्यू एसेट नहीं कह सकते। सर बात क्लियर हो गई आपको? सर रिकॉग्निशन और assumption वाली कंडीशन लगाने के लिए दोनों जो आपने बताई, शॉर्ट टर्म लीज प्लस लो वैल्यू एसेट, इन दोनों का पूरा होना जरूरी? नहीं 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 नहीं, आप एक शॉर्ट टर्म लीज अलहदा है, वो मैंने आपको बताया था, वो लीज टू लीज है, और लो वैल्यू एसेट कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के बारे में बता दिया। दोनों अलहदा अलहदा है, अपनी अलहदा अलहदा सिचुएशन पे, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों अलहदा अलहदा दो डिफरेंट टाइप की एग्जम्पशंस आपको मिली। शॉर्ट टर्म लीज है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो लो वैल्यू एसेट भी हो तो फिर ही शॉर्ट टर्म लीज होगी, नहीं ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म लीज सेपरेट है, वो तो है ही मुद्दत के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, और सर लो जिस वैल्यू तरह यहाँ एसेट पे लो वैल्यू एसेट है उसके लिए जरूरी है कि एमसीक्यूज का देखो हमने सर टिक किया है शॉर्ट टर्म लीज बना के। मैंने ये सिर्फ कहा है कि आप व्हीकल के ऊपर आप ये कह सकते हो कि व्हीकल जो है ना वो लो वैल्यू एसेट नहीं हो सकती, मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन शॉर्ट टर्म लीज तो हो सकती है ना व्हीकल। हमने सिर्फ लो वैल्यू एसेट में पढ़ा हुआ है कि व्हीकल को आपने लो वैल्यू एसेट नहीं मानना, लेकिन अगर उसकी मुद्दत उस लीज की 1 साल से कम हुई तो वो शॉर्ट टर्म लीज बन सकती है ना। तो ये जो ए है ये हमारी रिकॉग्निशन एग्जम्पशन है, क्योंकि ये ए ऑप्शन हमारी शॉर्ट टर्म लीज है, लो वैल्यू एसेट नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। अब बात समझ आ गई आपको? यस सर क्लियर है। चलिए बच्चे, हमारा लीज का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया।
आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहना है। इसका मुझे बताइएगा फुल फ्लैश टेस्ट आपने कब देना? आज क्या दिन है बच्चे? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे के हैं, थर्सडे को फाइनल कर लें। ठीक होगा जी। है सैटरडे, तहजीब इतनी दूर, तब तक हमारा बच्चे वो इनकम टैक्स का काफी हद तक पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा। सर इनकम टैक्स का जो पोर्शन है वो कितने मार्क्स तक का आता है पेपर में? इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स के मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा कि कितने पीरियड से उसका क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है एग्जामिनर। चले बच्चे फ्राइडे कर लेते हैं, फ्राइडे को कर लेते हैं, फ्राइडे को कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने थर्सडे से फ्राइडे कर दिया और आप सैटरडे से फ्राइडे तक आ जाए। ठीक है, तो फ्राइडे डन कर दिया हम लोगों ने। हमारा फ्राइडे को लीज के कंप्लीट टॉपिक का टेस्ट होगा। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा कि मुझे टेस्ट देख के आप लोगों के अच्छा लगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।